Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Political Science Chapter 2 Rights in the Indian Constitution. ये चैप्टर हम दो पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमारा पार्ट वन के अंदर स्टार्टिंग आती है भाई आखिर में फंडामेंटल राइट्स, या फिर अपना था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या राइट्स नहीं हैं. तो सबसे पहले राइट्स के बारे में बात करें तो भाई राइट्स क्या है, तो इसलिए कहा कि जो राइट्स क्या चीज़ है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारे क्लेम्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए. दैट इज राइट्स. यानी जो लीगल थिंग्स है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज है तो वो ऑथेंटिक राइट्स है. हमारी सोसाइटी के अंदर भी कई तरह के राइट्स हैं लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो मॉरलिटी के बेस के ऊपर है. तो इस चैप्टर के अंदर हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा बिल ऑफ राइट्स. तो बिल ऑफ राइट्स क्या है कि लिस्ट ऑफ राइट मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी वो राइट्स की लिस्ट जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्ट किया गया है, उन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है. उस राइट्स को क्या बोला गया है? बिल ऑफ राइट्स. तो एक डेमोक्रेसी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल अलाउ रिकॉग्नाइज दीज राइट्स. यानी हर एक पर्सन के पास में कुछ राइट्स गिवन है और उन राइट्स को प्रोवाइड कौन करा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. किसके थ्रू करवाया जाएगा? गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाएगा. तो प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंश्योर ए रेमेडी इन केस देयर इज ए वायलेशन ऑफ दीज राइट्स. तो ये जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो प्रोवाइड किए गए, अगर उन राइट्स को हमारी गवर्नमेंट उनको प्रोहिबिट करे या उनके ऊपर किसी तरह का कोई बैन लगाए तो ये चीज क्या मानी जाएगी कि भाई आप एक तरह से जो सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको आप वायलेट कर रहे हैं, उनका आप हनन कर रहे हैं. अब आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो क्या नहीं हो, इसके ऊपर एक लॉन्ग डिबेट डिस्कशन हुआ. तो ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल शुड रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल. आज़ादी से पहले ही जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने डिमांड करी थी, रियलाइज किया कि भाई जो राइट्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल इंडिविजुअल को क्या क्या राइट्स दिए गए जाने चाहिए. और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि भाई ये राइट्स जो हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. यानी ये राइट्स जो जनरल राइट्स है, जेन्युइन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू. अब इसका प्रोसेस भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आज़ादी चालू हो जाएगी, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. तो एक प्रोसेस चालू बहुत पहले ही हो गया था कि भाई आज़ादी आपको मिल जाएगी तो आप रूल कैसे करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई बेसिक चीज क्या है. तो इस पर सबसे पहले 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और जो एक दो मेंबर्स थे उन्होंने इसको भाई डिस्कशन करना चालू किया कि भाई अब आखिर में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कैसा होना चाहिए. तो एक जनरल सहमति ये बन गई थी कि भाई
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए। तो कुछ चीज़ों के ऊपर लेकर के एक आम सहमति सी बन गई थी कि भाई ये राइट्स तो होने ही चाहिए, और इसका प्रोसेस 1928 के अंदर चालू हो गया था। मोतीलाल नेहरू जो कमेटी थी उसने डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट्स एज फार एज बैक इन 1928। तो इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, देयर वर नो टू ओपिनियन ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरली इस चीज को क्या माना गया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए, तो उसके ऊपर कोई टू ओपिनियन का मतलब है यहां पर कि कोई एक तरह से डिस्प्यूट नहीं हो रहना चाहिए कि भाई इसमें कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाए, कौन सी चीजों को एक्सक्लूड किया जाए। तो ये सब चीजें पहले से ही प्रिपेयर थी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन सारी चीजों की पहले से लिस्ट बना के तैयार कर ली गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई जो जनरल चीजें हैं वो राइट्स है जो पब्लिक को, इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड होने चाहिए, और इनको प्रोटेक्ट भी किसके थ्रू किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करा जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करने का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन उसको वायलेट नहीं कर सकता। तो इन राइट्स को क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम, अलग से उनको लिस्ट अप किया गया, और उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए, जिससे कि कोई भी पर्सन उसको वायलेट ना कर पाए और ना ही कोई गवर्नमेंट उनको वायलेट कर पाए। तो फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेबल बाय द गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा मेन चीज, यानी चाहे एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात अगर छोड़ दी जाए, अब इमरजेंसी तो आपकी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी आ सकती है कुछ, तो उसके एक पर्टिकुलर एक विशेष परिस्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो इन राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन किसी के साथ में कोई भी छीन नहीं सकता। अब राइट्स जो हैं आपके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइट्स। एक तो है आपका ऑर्डिनरी राइट्स, दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल जो राइट्स है वो ऑर्डिनरी राइट्स से अलग है। तो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। सीधा सा कोई भी रूल बनाना है, कोई रेगुलेशन करना है, तो इसको तो सीधा सीधा गवर्नमेंट है जो क्या बोलते हैं चालू कर सकती है, ऑर्डिनरी लॉ है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी इसकी गारंटी आपको कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। जबकि जो ऑर्डिनरी राइट्स है उसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट ही उसको एनफोर्स कराती है, लागू कराती है, इंप्लीमेंट कराती है। अब जो ऑर्डिनरी राइट्स है मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। यानी गवर्नमेंट, आपको लगता है गवर्नमेंट को कि यार ये राइट का मिसयूज हो रहा है, ऑर्डिनरी राइट्स है, तो उसको गवर्नमेंट एक जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ला करके उसको चेंज कर सकती है। अलग अलग पॉलिसीज वगैरह जो बनती हैं और उन पॉलिसीज के अंदर ये राइट्स आते हैं तो उनको चेंज किया जा सकता है लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू। यानी पार्लियामेंट के अंदर आप बिल लेकर के आए, पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया बिल तो लागू हो गया। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है
may only be changed by amending the constitution itself. इसको ऑर्डिनरी प्रोसेस से चेंज नहीं किया जा सकता। इस राइट्स को तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके, संविधान के अंदर संशोधन करके ही इसको बदला जा सकता है, और इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। यानी आपके ये राइट्स को अगर कोई चेंज करना चाहे, गवर्नमेंट वगैरह कोई भी चेंज करना चाहे, तो आसानी से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसी बेसिस के ऊपर कहा जाता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। यानी अगर आपको ये राइट्स को चेंज करना है तो पहले आप प्रपोजल लोकसभा या राज्यसभा के अंदर लेकर के आते हैं, और उस प्रपोजल को फिर वो प्रपोजल जिस भी हाउस के अंदर आया है उस हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट उसके अंदर जाता है दूसरे हाउस में, वहां पर भी वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो। जब दोनों हाउस के अंदर पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। अगर 50% से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट एग्री करती हैं तो वो फिर अमेंडमेंट हो सकता है। तो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है इसको चेंज करने का। तो बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर दैट वायलेट्स देम। यानी गवर्नमेंट का कोई भी जो ऑर्गन है ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अब यानी 3 ऑर्गन गवर्नमेंट के हमारे जो डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो सीधे सीधे पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं। अब जुडिशरी एक सेपरेट कोर्ट, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुडी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कोई भी काम या कोई उसकी जिम्मेदारी है जुडिशरी की कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऐसा वर्क किया जाता है जिससे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दीज वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। यानी गवर्नमेंट ने मान लो वायलेट कर दिया, अपना कोई कानून बना दिया, तो उसके अंदर सीधा सीधा जुडिशरी के पास में अगर वो मैटर जाता है तो जुडिशरी उस लॉ को, उस बिल को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है अगर उसको लगता है कि पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, या फिर रेस्ट्रिकेट देम इन एन अनरीजनेबल मैनर, किसी तरीके से उसको बिना कोई सही कारण के उसको वायलेट किया जाए, पोस्टपोन किया, तो उस चीज को भी है जो वो इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। अब फंडामेंटल राइट्स, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी हैव। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी को रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। अब इसके अंदर यानी इक्वलिटी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन वेदर द पर्सन इज रिच और द पुअर। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको प्रोटेक्ट करने का राइट है लॉ। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में रिलीजन के बेस के ऊपर, रेस के बेस के ऊपर, कास्ट के बेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और कोई भी पर्सन वो किसी भी शॉप में, होटल में, वेल, टैंक्स, इन सब चीजों को वो यूज में ले सकता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसके अंदर भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है, और जो पहले एक टाइटल्स वगैरह दिए जाते थे उन टाइटल्स को भी हटा दिया गया, जैसे राय बहादुर, चौधरी, नाइटिंगेल, इस टाइप के जो टाइटल्स पहले लोगों को दिए जाते थे वो सारे टाइटल्स को भी एबोलिश कर दिया गया। तो राइट टू इक्वलिटी क्या बताता है कि भाई किसी भी पर्सन के साथ में कोई भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
It provides for equal access to public places like shops, hotels, places, entertainment, well, bathing art, places of worship. कोई भी पर्सन किसी भी मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस के ऊपर कुएं का यूज कर सकता है, बाथिंग आर्ट का यूज कर सकता है। यानी उसको किसी जाति के बेस के ऊपर, रेस के बेस के ऊपर, जेंडर के बेस, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एसेस on the basis of caste, creed, color, sex, religion or place of birth. It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. यानी इनके ऊपर जो है, चाहे कलर हो, चाहे क्रीड हो, कास्ट हो, सेक्स हो, रिलीजन हो, इसके अंदर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। This right is very important because our society did not practice equal access in the past. अब ये इसको इम्पोर्टेंस ही क्यों दी गई? क्योंकि पास्ट के अंदर ये सारी इक्वलिटीज प्रोवाइड नहीं थी। क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो थी वो कास्टिज्म के अंदर डिवाइडेड थी, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उस बेसिस के ऊपर इस राइट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्लेरिफाई करता है कि द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम एंड मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन, वीमेन एंड सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि अब यहाँ पे ये भी बताता है गवर्नमेंट कि इस चीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कर देता है कि गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम, यानी कुछ स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जा सकती है, चलाई जा सकती है, जिसके थ्रू क्या पता चलेगा कि भाई जो सोसाइटी के अंदर जो चिल्ड्रन है, वीमेन है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। बेटा सीधी सी बात है कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि इक्वलिटी प्रोवाइड कराई जाए। राइट टू इक्वलिटी का मतलब साथ में ये भी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी इन लोगों को प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि वो अपने राइट्स को एसेस कर सके। तो आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट क्या बताता है? ऑफ द क्वेश्चन स्पेशली क्लेरिफाई दैट ए पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज ए वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। कई बार कहा जाता है कि भाई आपको है जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशन, जब इक्वल राइट्स है तो इनको रिजर्वेशन पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को क्यों दिया जाए, या तो इक्वलिटी में नहीं आता। तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरिफाइड कर दिया गया कि भाई आप जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो वायलेशन नहीं है राइट टू इक्वलिटी का। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने कहा कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब केवल इक्वलिटी प्रोवाइड कराना नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराना है। तो इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी, यानी आप कहीं पर भी जाकर के बाथिंग आर्ट्स के अंदर, होटल्स के अंदर, कहीं पर भी जाकर के आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट के अंदर हमारे पास में इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी। अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम को क्लस्टर ऑफ राइट्स कहा जाता है, क्योंकि फ्रीडम के बिना आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू डेमोक्रेसी, यानी इक्वलिटी और फ्रीडम डेफिनेटली जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर्स, यानी आप अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में ना सोचें, वो पॉसिबल नहीं है। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। तो लिबर्टी का मतलब क्या? आपको अपनी सोचने की, आप अपने तरीके से अपनी सोच रख सकते हैं। आप 100 आदमी अलग तरीके से सोच सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, और आप अपनी उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी लिबर्टी के अंदर आती है। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे पहला इसलिए दे दिया, यानी द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबको जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। कोई भी सिटीजन की लाइफ को डिनाइड नहीं किया जा सकता। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर
एज लेट डाउन अंडर द लॉ, यानी किसी पर्सन को आप जान से भी नहीं मार सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, जब तक कि उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर लागू नहीं किया जाए। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, कोई भी पर्सन उसको है जो पर्सनल लिबर्टी से डिनाइड भी नहीं किया सकता। That means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. अगर मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है तो उसको भी आप जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको बताना पड़ेगा कि भाई उसने क्या क्राइम किया है, किस ग्राउंड के ऊपर आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर वो पर्सन अरेस्ट भी हो गया तो उस पर्सन को भी राइट है कि वो अपना डिफेंड कर सकता है और अपनी चॉइस के हिसाब से अपना लॉयर को चूज कर सकता है, अपने प्रोटेक्शन के अंदर अपनी बात को कह सकता है। तो आल्सो इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी अगर वो किसी पर्सन को आपने पुलिस ने अरेस्ट करा है तो उसके लिए एसेंशियल है कि भाई 24 आवर्स के अंदर उसको कहाँ लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास में, सॉरी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। और मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस का एक पार्ट नहीं होता, विल डिसाइड, वो ही डिसाइड करेगा कि भाई आपने जो उसको अरेस्ट किया है वो जस्टिफाई है या नहीं है। पुलिस का काम केवल उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब आगे का प्रोसेस कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट करेगा। This right has wider application, has ruled that this right also include right to live with human dignity, free from exploitation. अब इस राइट के अंदर ये भी आया कि भाई हर एक पर्सन का अपना सम्मान बना रहे, उसका किसी भी तरह से कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। The court has held that right to shelter and livelihood is also included in the right to life. अब right to life के अंदर ये भी सही है कि भाई आपको शेल्टर प्रोवाइड कराई जाए, लाइवलीहुड आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि आप अपनी आजीविका को कमा सकें। इज आल्सो इंक्लूड इन द राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग। अगर यानी उसके पास में पैसा नहीं है, कमाने का साधन नहीं है, तो उसके लिए जीना मुश्किल है। अब आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ऑर्डिनरी पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेड कमिटेड सम ऑफेंस। तो साधारण रूप से एक पर्सन को कब अरेस्ट किया जा सकता है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है तो। लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी। कई बार जो पर्सन है कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रेंशन, कोई डाउट के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और शी इज लाइक टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी, या फिर उसको गवर्नमेंट को लगे या एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि यह अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाता है बिना कोई प्रोसीजर अपनाए हुए। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब है कि दैट इफ द गवर्नमेंट फील दैट ए पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और टू द पीस, यानी आपने उसको शक के अंदर या किसी चीज के अंदर आपने उसको अरेस्ट करा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो पर्सन लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, शांति के लिए खतरा है, इसलिए आपने उसको डिटेन किया है, सिक्योरिटी नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। So this preventive detention can be extended only for 3 months. अब इसको भी आप ये नहीं कि आप लॉन्ग टाइम कर सकते हैं, कम से ज़्यादा 3 महीने तक आप इसको कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद में ये केस एक एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है और उस रिव्यू के ऊपर उसका एक्सटेंशन करा जाए या नहीं करा जाए, ये एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है। अब आता है हमारा अदर फ्रीडम। अब अदर फ्रीडम क्या है, तो अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम राइट्स, कुछ दूसरे राइट्स भी दिए गए हैं। अब जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस, मॉरलिटी एटसेट्रा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या बताया कि भाई आपको आज़ादी है कि अपनी, लेकिन इसके ऊपर भी कोई
कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि पब्लिक ऑर्डर के ऊपर लेकर के, मॉरलिटी के ऊपर लेकर के, पीस के ऊपर लेकर के, कि आपको एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खराब हो जाए, पीस खराब हो, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। सेकंड दिया कि भाई आप किसी भी जगह के ऊपर असेंबल हो सकते हैं, असेंबल बिना आर्म्स के, बिना आप कोई वेपन लिए हुए एक साथ आप रुक सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी गवर्नमेंट है जो क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग अनलॉफुल मैनर से इकट्ठे हुए हैं, तो सच पावर्स कैन बी इजीली। तो इस चीज़ कई सारी जो चीज़ें ऐसी होती है उनका मिसयूज कई बार गवर्नमेंट करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब राइट्स ऑफ एक्सक्यूज, तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पर्सन एक्सक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंस वुड आल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। कई तरह के ऑफेंस के अंदर उसको कई तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए। नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। यानी आप किसी भी पर्सन को जब तक कोर्ट की तरफ से उसको गिल्टी ठहराया नहीं सकता, आप उसको गिल्टी नहीं ठहरा सकते। आप उसको एक आरोपी बोल सकते हैं लेकिन एक दोषी नहीं कह सकते। तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट ए पर्सन एक्सक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हरसेल्फ टू हिमसेल्फ। यानी उस पर्सन को एक पर्याप्त रूप से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो उसके लिए कोर्ट के अंदर फेयर ट्रायल चलाया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 राइट्स प्रोवाइड किए हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार एक ही क्राइम के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन, कोई सा भी चीज जो बैकडेट के अंदर जो लॉ बना हुआ उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एंड नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी वो अपने अगेंस्ट के अंदर कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता। अब आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये फ्रीडम था। अब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, जो पिछड़े तबके के हैं, डिप्राइव्ड हो रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनका भी एक्सप्लॉयटेशन रोकने का उनके पास में राइट है। अब इसको अब एक तरह से 3 एविल्स मानी जाती है। तो सबसे पहली एविल है आपकी बेगार, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती किसी पर्सन से यानी काम करा लिया और उसके बाद में उसको कोई रेम्युनरेशन, कोई उसको पैसा नहीं दिया गया, डेट इज बेगार। और दूसरा है रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इसको ह्यूमन ट्रैफिक भी बोला जाता है। यानी जो ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है, उसको सेल किया जाए, परचेस किया जाए स्लेवरी के लिए, वो भी एक तरह से इसको बंद कर दिया गया है। तो द कॉन्स्ट, और तीसरी चीज जो इसलिए दी है कि 14 ईयर्स या उससे कम एज के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के डेंजरस जॉब के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने ये वाला पार्ट पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट हमने पूरा करा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंड पार्ट इसका लेंगे, यानी रिमेनिंग जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।